हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hello everyone, welcome back to our channel. I am back here with another class of chemistry. So today's lecture is on inorganic chemistry. I hope you all are well. आपका preparation अच्छा चल रहा होगा. Exam is very near, so focus on revisions and solving MCQs as much as you can. This is the part 1 for inorganic chemistry. थोड़ा सा इसका syllabus थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे. पार्ट 1 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशंस इन प्रेडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स, डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, essential and trace elements in biological processes. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, कभी कभी नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो सोना नहीं है, फटाफट मेन टॉपिक्स कवर करेंगे. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया था. उसमें देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग are metals, salts, chemical substances, etc. On this planet, there are known to exist about 1 lakh inorganic compounds. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, बट जो अभी तक नोन कंपाउंड्स हैं वो है 1 लाख. इनऑर्गेनिक chemistry studies the behavior of these compounds along with their properties, physical and chemical characteristics too. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सारे कंपाउंड्स के बारे में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक ट्रेंड्स. What is the periodic trends? Periodic trends are specific patterns that are present in periodic table that illustrate different aspects of a certain elements including its size and electronic properties. Periodic trends एक specific patterns है जो periodic table में present होता है. periodic table आप सभी को पता है, और अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न है तो वो बेस्ट होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा. अगर किसी को ट्रिक चाहिए पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आई ट्राई टू गिव देयर द ट्रिक, और या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल लर्न करने का ट्रिक आपको मिल जाएगा. जो मेजर पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, melting point and melting character. Periodic trends arising from arrangement of the periodic table provides chemists with an invaluable tool to quickly predict an element's properties. पीरियोडिक टेबल को इस तरह से अरेंज किया गया है कि बाय जस्ट सीइंग बाय द कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है, तो उस एलिमेंट का हम प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत क्विकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो इजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है थ्रू द पीरियोडिक टेबल. दीज ट्रेंड्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप फैमिलीज और पीरियड्स एंड बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स. ये जो ट्रेंड्स है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर सिमिलर है वो एक रिस्पेक्टिव ग्रुप फैमिली या फिर पीरियड में प्रेजेंट रहता है. सो जो मेजर ट्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आयनाइजेशन एनर्जी आपका लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है. आयनाइजेशन एनर्जी बॉटम टू टॉप एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो बॉटम टू टॉप इंक्रीज होता है. ये सब अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. आप ये चार्ट देख सकते हैं फॉर रिमेम्बरिंग द ट्रेंड्स. सो फर्स्ट ट्रेंड जो है वो है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई होता क्या है? इट इज द पीरियोडिक डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और
सेंट्रल एटम, ये हमारा एटम, ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं. So what is atomic radii or ionic radii? It is the periodic distance from nucleus or central atom. Atomic radii and ionic radii of element decrease while moving from left to right in a period. अगर हम period के along जाएंगे तो atomic radius जो है वो आपका decrease करेगा when we move left to right, और when we move top to bottom तो एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करता है. क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy is the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bounded electrons. मान लीजिए ये हमारा एक एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आउटर मोस्ट शेल का ही जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मोस्ट लूजली बाउंडेड रहता है. तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. और आयनाइजेशन एनर्जी विद इन अ पीरियड अगर देखें तो इट इंक्रीजेस व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वहां पे वैलेंस शेल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. और लास्ट ग्रुप जो हमारा होता है इनर्ट गैसेस का, उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है जिसकी वजह से दे आर दी मोस्ट स्टेबल और इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होता है. द नोबल गैसेस पोजेस वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. जैसा कि मैंने अभी बताया नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आर द सेम बिकॉज ऑफ देयर फुल वैलेंस शेल as indicated in the graph. Helium has the highest ionization energy of all the elements. हीलियम का सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर हीलियम का स्ट्रक्चर बना है तो दो इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम न्यूक्लियस के क्लोज रहते हैं जिसके वजह से उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. दैट इज वाई हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. What is electron gain enthalpy? It is the amount of energy released or supplied when an electron is added to an isolated gaseous atom. आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता था कि हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे बाय गिविंग देम एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है या हमको एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative as we move from left to right. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा. नेगेटिव होता जाएगा मतलब उतना ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा एटम. जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा while going from left to right. So the one word is electron affinity. Concluding the trends of properties in the periodic table from above, we can say that elements at the two extremities of the periodic table are highly reactive. Noble gases have completely filled shells, hence they are least reactive. जब हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो लास्ट ये वाला ग्रुप है नोबल गैसेस का, उनका जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है. इसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. एंड द एलिमेंट्स एट द सेंटर आर द लीस्ट रिएक्टिव. लीस्ट रिएक्टिव में कौन आएगा? सेंटर वाले एलिमेंट्स
और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एलिमेंट जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप लोग को कहीं पे भी लगे बहुत फास्ट, बहुत स्लो या कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑन द अदर साइड आर हैलोजेंस। जब बात आती है हैलोजेंस की, दे आर द एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट विच इजली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एन आयन। पहले क्या पढ़ा था, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में एल्कली मेटल्स थे वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जिसके वजह से वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो लोग बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो फॉर्म करते हैं एनायंस का। वी कैन रिलेट इट टू द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस while non-metallic characteristic increases while moving from left to right in a period। यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करा कि जो एल्कली मेटल्स है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करते हैं। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्टिविटी। Chemical reactivity of an element can clearly understood by studying the reaction of the element with oxygen and halogens। Chemical reactivity कोई भी एलिमेंट का हम किससे समझ सकते हैं कि वो ऑक्सीजन और हेलोजन से किस तरीके से रिएक्ट करता है। एलिमेंट जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है ऑक्साइड्स। एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल Na2O। एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब है एल्कली मेटल्स। तो जब भी एल्कली मेटल्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल Na2O। और जब एक्सट्रीम राइट की तरफ देखें तो एक्सट्रीम राइट में हम हेलोजेंस को लेंगे, और हैलोजेंस जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करता है? एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल जब Cl2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Cl2O7। ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स जहाँ प्रेजेंट है सेंटर में, वो किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच बिहेव एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस। एम्फोटेरिक क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों की तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Al2O3। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स चूज विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर और विच आर एसिडिक ऑक्साइड्स और विच आर बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस स्ट्रेंथ। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। जब पीरियड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। Okay, this is caused by the increase in the number of protons and electrons across the period। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज करता है। वन प्रोटॉन हैज अ हायर ग्रेटर इफेक्ट देन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज करता है, इसके वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन स्मॉलर रेडियस। जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा ले आएगा जिसके वजह से रेडियस जो है वो छोटा हो जाएगा।
atomic radius increases top to bottom within a group. This is caused by electron shielding. What is the reason कि टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है. इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड्स. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे state of matter changes to solid to liquid. Metals generally possess high melting point. Non-metal possesses low melting points. Metals के ज़्यादातर high melting point होता है और non-metals के low melting point होते हैं. Non-metal carbon possess the highest melting point of all the elements. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल्स में किसका होता है? कार्बन का. सेमी मेटल बोरॉन ऑल्सो पोजेसेस अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. सेमी मेटल मीन्स कि ना तो वो पूरा मेटल है ना तो वो पूरा नॉन मेटल है, तो बोरॉन जो है वो सेमी मेटल है. नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड्स. मेटालिक कैरेक्टर अभी मैंने पहले भी बताया कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है. एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन इज मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो सबसे लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कैटायन का. सो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है. दिस इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन रेडियस caused by Z effective of the atom that allows the outer electrons to ionize more readily. अच्छा, जब लेट्स टेक अ एग्जांपल लिथियम. लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 है तो इनके बीच का रिपल्शन भी ज़्यादा होगा और ये जो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. तो यहाँ पे यही लिखा है दैट अलाउज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू आयनाइज मोर रेडिली. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. क्यों करता है? कि अगर हम लोग सीजियम लेते हैं, सीजियम का एटॉमिक रेडियस भी, एटॉमिक साइज ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होगा वो बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. देयरफॉर जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है. इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कॉजेज द एटॉमिक रेडियस टू इंक्रीज. एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है आयनाइजेस more readily than electron in smaller atoms. Metallic character relates the ability to lose electron and non-metallic character relates to ability to gain electrons. So यहाँ पे periodic वाला part खत्म होता है. Next topic is acid and bases. Acid and bases are the popular chemicals which interact with each other resulting in the formation of salt and water. एसिड और बेस बहुत पॉपुलर केमिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का. जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड्स एसिडे से, जिसका मीनिंग होता है सॉर. एसिड्स हैव बीन recognized as a distinctive class of compounds whose aqueous solution exhibit the following properties. कुछ मेन प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, वो है सॉर टेस्ट. एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है. सॉर मीन्स खट्टा. चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड. एसिड लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है? ब्लू टू रेड. रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स टू प्रोड्यूस गैशियस H2. कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है. रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर.
Acidic substances are usually identified बाय देयर सॉर टेस्ट। एसिडिक सब्सटेंस को हम लोग ज़्यादातर अगर टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करें तो जो सॉर टेस्ट है वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। एन एसिड इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट H प्लस आयन एंड कैन रिमेन एनर्जेटिकली फेवरेबल आफ्टर अ लॉस ऑफ H प्लस आयन। सो एसिड वो मॉलिक्यूल है जो H प्लस आयन को डोनेट करता है। बेसिस ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर टेस्ट। बेसिस का कैसा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट, कड़वा। एंड अ स्लिपरी टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है। अ बेस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर इज रिफर्ड टू एज एन एल्कली। वो बेस जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग एल्कली कहते हैं। When these substances chemically react with acids, they yield salts. वैसे ही जैसे acid plus base is salt, वैसे ही base plus acid is salt. Gives us salt. Bases में red litmus change होता है blue में. There are three common definitions for acids. 3 common definition दिया गया है acid और base को differentiate करने के लिए, और ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। फर्स्ट इज एरेनिस एसिड। अकॉर्डिंग टू एरेनिस उन्होंने बोला था कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे उसको बोलते हैं एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। इन्होंने वर्ड क्या दिया? प्रोटॉन डोनर। द सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर इज एसिड। लुइस ने बोला any substance that can accept a pair of electron. The strength of an acid refers to how readily an acid will lose or donate a proton. एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कोई भी जो एसिड है वो कितना जल्दी प्रोटॉन को डोनेट करता है या फिर लूज करता है। अ स्ट्रॉन्गर एसिड मोर रेडिली आयनाइजेस और डिसोशिएट। मतलब जब एसिड को एक्वा सोल्यूशन में डाला जाता है तो जो ज़्यादा जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा दे आर दी स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो थोड़ा वक्त लेगा या डिसोशिएट नहीं होगा या फिर डिसोशिएट बहुत धीरे धीरे होता है उसको बोलते हैं वीकर एसिड। 6 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HCl, HBr, HI. HCl is hydrochloric acid, HBr hydrobromic acid. So the strength of an acid refers to how readily an acid will lose or donate a proton. Strength of acid किस पे डिपेंड करता है? कि कितना जल्दी उसने अपना प्रोटॉन को डोनेट किया या फिर लूज किया। जितना जल्दी वो डिसोसिएट होगा उतना ही ज़्यादा एसिड वो स्ट्रांग होगा, और जितना देर उसको डिसोसिएट होने में लगेगा उसको हम लोग वीकर एसिड बोलते हैं। तो 6 कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओनली द फर्स्ट प्रोटॉन इज कंसिडर्ड स्ट्रांगली एसिड। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात होती है तो जो फर्स्ट प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग स्ट्रांगली एसिड के तरह स्ट्रांगली एसिड होता है, ओनली द फर्स्ट प्रोटॉन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब any chemical that can dissolve the core structure of another. They are the good conductors of electricity. Their pH values are always less than 7. तो pH कितना होता है एसिड के लिए? Less than 7. When reacted with metals, these substances produce hydrogen gas. एसिड जब भी metals के साथ react करता है तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। Acids are sour in taste. Example है H2SO4, HCl और acetic acid. Acetic acid is the weak acid and it is also a organic acid. Now let's see the properties, some properties of bases. Bases bitter in taste होता है, last वाली slides में भी देखा. The bases feel slippery too. Dream on what a slippery soap looks like. And this is a foundation.
Furthermore, when immersed with water, bases conduct electricity because they consist of charged particles in the solution. जब वाटर के साथ बेस रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि जो सोल्यूशन है उसमें चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। दे आर फाउंड टू हैव अ सोपी टेक्सचर व्हेन टच्ड। इनका जो टेक्सचर होता है वो सोपी की तरह रहता है, सोप की तरह। These substances release hydroxide ions, OH minus ions when dissolved in water. वाटर में जब बेस का एडिशन होता है तो कौन सा आयन निकलता है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus. In their aqueous solution, bases act as a good conductors of electricity. pH value is always greater than 7. Bases are bitter tasting substance which have the ability to turn red litmus paper blue. Example, sodium hydroxide, milk of magnesia. Milk of magnesia कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ सकता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, calcium hydroxide COH whole twice. These all are the example of bases. Now let's see the neutral substances. What are the neutral substances? Neutral substances are those substances which are neither acidic nor basic. It has the same amount of hydrogen and hydroxyl ions. इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं। ना तो ये एसिडिक होते हैं ना तो ये बेसिक होते हैं। इट डज नॉट ऑल्टर द कलर ऑफ लिटमस सरफेस। लिटमस पेपर जिस कलर का है उसी कलर का रहेगा अगर हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस में लिटमस पेपर डालते हैं। These substances do not display any acidic or basic characteristics. pH value is approx equal to the 7. It has no effect on red or blue litmus paper. प्योर वाटर का एग्जैक्टली 7 होता है, बाकी न्यूट्रल सब्सटेंस का अप्रोक्स 7 होता है। एग्जाम्पल इज वाटर एंड कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl. Here we will see the difference between acid and bases. एसिड, इसका टेस्ट देखे तो सॉर होता है, इट इज लाइक अ विनेगर, और ये बिटर और स्लिपरी होता है लाइक सोप. रिएक्ट विद बेसेस to neutralize them and form salts. React with acids to neutralize them and form salts. लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड चेंज करता है, बेसिस लिटमस रेड को ब्लू में चेंज करता है. एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ये तो सिमिलैरिटी है कि दोनों लोग एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयंस. इट लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल्स. और बेसिस जब एक्वस सोल्यूशन में रिएक्ट करता है विद सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स, ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. Now here we will see the Arrhenius concept of acids and bases. The Swedish scientist Svante August Arrhenius defined acids as substance that increase H plus ion concentration of water when dissolved in it. Arrhenius ने क्या डेफिनेशन दी एसिड की कि वो सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दे उसको हम लोग एसिड बोलते हैं. दीज प्रोटॉन्स गो ऑन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस. जब H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है. सिमिलरली एरेनस डेफिनेशन ऑफ अ बेस, उसने बेस के लिए क्या डेफिनेशन दिया कि बेस आर द सब्सटेंस when dissolved in water increase the concentration of OH minus ions in it. तो वो वाटर में कौन सा आयन इंक्रीज करता है? OH minus when base is dissolved in water. One of the merits of this theory, एक एडवांटेज क्या है इस थ्योरी का कि it successfully explains the reaction between acid and bases that yield salts and water. An important limitation, अगर एक लिमिटेशन देखें तो वो क्या है कि Arrhenius definition of acid and bases is that it fails to explain how substance lacking hydroxide ions form basic solution when dissolved in water. तो Arrhenius definition के अकॉर्डिंग जब हमने ये देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं
जो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बट उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल NO2 माइनस एंड F माइनस। सो एरेनिस की थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस टॉपिक से थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 3 to 4 स्टेटमेंट्स देगा और पूछेगा विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एरियनस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट इज Bronsted-Lowry theory of acid and bases. Bronsted-Lowry theory defines an acid as a donor of protons. ब्रॉन्सन लॉरी ने एसिड को कैसे डिफाइन किया? इट इज अ डोनर ऑफ प्रोटॉन्स। अ बेस इज डिफाइंड एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर और H प्लस आयन एक्सेप्टर बाय दिस थ्योरी। बेस को डिफाइन किया प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस आयन एक्सेप्टर। Bronsted acid undergo dissociation to yield protons and therefore increase the concentration of H plus ions in the solution. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो होते हैं वो डिसोशिएट होके H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का आयन इंक्रीज करते हैं सॉल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर फ्रॉम द सॉल्वेंट टू यील्ड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। बेसिस में क्या होता है? ये OH माइनस रिलीज करते हैं वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। एडवांटेज ऑफ Bronsted-Lowry definition, एडवांटेज क्या है? इट has ability to explain the acidic or basic nature of ionic species. ionic species का ये acidic और basic explain करता है। important limitation, इस theory का limitation क्या है? it fails to explain how compounds lacking hydrogen exhibit acidic properties such as BF3 and AlCl3. Lewis concept of acid and bases. Lewis definition of an acid states that it is a species that has a vacant orbital and therefore has the ability to accept an electron pair. लुइस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया कि वो स्पीशीज जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल है और उनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का, तो उसे एसिड कहते हैं। लुइस बेस that holds a lone pair of an electron and can act as an electron pair donor. This theory does not involve the hydrogen atom in its definition of acids and bases. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस में हाइड्रोजन एटम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Lewis acids are electrophilic in nature, whereas Lewis bases possess nucleophilic in nature. Electron-philic means electron loving, nucleophilic means nucleus loving. So Lewis acids are electron loving in nature and Lewis bases are nucleus loving in nature. Example of Lewis acid Cu2 plus BF3 Fe3 plus. Examples of Lewis bases F minus NH3 C2 H4 ethylene. A Lewis acid accepts an electron pair from a Lewis base forming a coordinate covalent bond in the process. The resulting compound is referred to as Lewis adduct. जब Lewis acid इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लुइस बेस से, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं लुइस एडक्ट। इस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का एडवांटेज है दैट मेनी कंपाउंड्स कैन बी डिफाइंड एज एसिड एंड बेसिस बाय इट, हाउएवर इट ऑफर्स लिटिल इनसाइट इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स एंड बेसिस। ये बहुत सारे एसिड और बेसिस कंपाउंड्स को डिफाइन करता है ये कॉन्सेप्ट, बट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में ज्यादा नहीं बताती है ये थ्योरी। वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज it fails to explain acid base reaction that do not involve the formation of coordinate covalent bond. जहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है वहां पे एसिड बेस रिएक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड sour like vinegar, its taste like sour. Bases taste like bitter and slippery. Slippery is for its texture. Acid react with bases to neutralize them and form salts.
Bases reacts with acid to neutralize them and form salts. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है. In acid, litmus paper changes blue to red, and bases litmus paper changes red to blue. In acids, aqueous solution conduct electricity. Same for the base, aqueous solution conduct electricity. Acids, it liberates hydrogen when it reacts with the active metals. Bases, when it reacts with aqueous solution with salts of heavy metals, it forms insoluble hydroxides or oxides. So these were the some differences of acids and bases. Now, conjugate acid and bases. According to Bronsted-Lowry concept, acid is a substance that can donate H plus and base is a substance that can accept H plus. So ये जो conjugate acid और base है वो Bronsted-Lowry concept के ऊपर based है. Acid and base which differ by proton are said to form conjugate acid and base pair. Conjugate acid क्या होता है? Conjugate acid is formed when proton is added to a base. Base के साथ जब proton मिलेगा तो वो conjugate acid बनेगा. Conjugate acid. And when proton is added with acid, it forms conjugate base. So base gives conjugate acid, acid gives conjugate base. Now let's see some uses of the acids. First is vinegar. It is a dilute solution of acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. So vinegar क्या है? Diluted solution of acetic acid. It has various household application. It is primarily used as a food preservative. Citric acid, it is an integral part of lemon juice and orange juice. It can also be used in the preservation of food. Sulfuric acid is widely used in batteries. Batteries used to start the engines of automobiles commonly contain this acid. The industrial production of explosive dyes, paints, and fertilizers involves the use of sulfuric acid, nitric acid. Phosphoric acid, it is a key ingredient in many soft drinks. So these were the some uses of acids. Now let's see the uses of bases. The manufacturing of soap and paper involves the use of sodium hydroxide. NaH is also used in manufacture of rayon. So NaOH कहाँ कहाँ सोप और पेपर के मैन्युफैक्चर में और रेयन के मैन्युफैक्चर में भी यूज आता है. CaOH whole twice, it is also known as slaked lime or calcium hydroxide. It is used to manufacture bleaching powder. Dry mixes used in painting or decoration are made with the help of calcium hydroxide. Magnesium hydroxide, it is also known as milk of magnesia and commonly used as laxative. It also reduces any excess acidity in human stomach and is therefore used as an antacid. Ammonium hydroxide is a very important reagent used in laboratories. Any excess acidity in soils can be neutralized by employing slaked lime. So these were the some uses of bases. Now let's see the classification of acids. Based on the chemical reaction, it is classified into Lewis, Bronsted, Arrhenius. ये हम लोग लास्ट की स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू लिस एसिड एंड बेस को कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया था ब्रॉन्स्टेड लोरी और एरेनियस को बेस्ड ऑन ओरिजिन मिनरल और एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड बेस्ड ऑन एसिड strength strong and weak acid. Based on acidic strength, it is divided into two parts, strong acid and weak acid, based on number of dissociated H plus ions. If one H plus ion is dissociated, it is monoprotic. If two ions is dissociated, it is diprotic. And if three ions are dissociated, then it is triprotic acid. Here it was in the form of chart so that you can remember it easily. Here it is type
of acid based on chemical reaction. Based on chemical reaction, it is divided into three parts: Arrhenius acid, Bronsted lauric acid, Lewis acid. Types of acid based on origin: mineral acid and organic. Mineral acid is also known as inorganic acid. What is inorganic acid? Acid that derived from inorganic compound that dissociates to produce H plus ion in water. For example, it is HCl or H3PO4 or HBr. Hydrochloric acid, hydrobromic acid, phosphate acid. Organic acid that possesses acidic properties. Organic compounds that possesses acidic properties are called organic acid, and these are basically the weak acids as they does not entirely dissociates in water. For example, acetic acid, CH3COOH, or oxalic acid. These are the examples for organic acid. On the basis of strength, it is divided into two parts: strong acid and weak acid. Strong acid, it completely dissociates in aqueous solution, and for strong acid, examples are HCl, HNO3, or HClO4. Weak acid, it does not entirely dissociates in aqueous solution. HF is the weakest acid, and HCOOH is also the weak acid. Types of acid based on the number of dissociated H plus ion. कितना H plus ion dissociates हुआ उसके बेसिस पे तीन टाइप्स के एसिड है: मोनोप्रोटिक, डायप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक. मोनोप्रोटिक में 1 H plus आयन डिसोसिएट होता है. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl, HBr. डायप्रोटिक में 2 H plus आयन डिसोसिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल H2CO3 और H2SO4. ट्राइप्रोटिक में 3 H plus आयन डिसोसिएट्स होते हैं. एग्जाम्पल इज H3PO4. Now it is the last topic: essential and trace elements in biological process. Essential elements are minerals that the human body needs in small amounts for metabolic and physiological processes. Essential elements are those which are very important for the human body, and it is used for the metabolic and physiological processes in the humans. Essential elements: iron, it carries oxygen in the blood and muscles. Zinc, it is the cofactor for enzymes involved in metabolism and cell growth. Copper, component of many metabolic processes. Magnesium, it is a cofactor in over 300 enzymes. These are the some essential elements, examples, and their functions in the human body. What are the trace elements? Trace are the minor elements. These are the elements that are present in living tissue in small amounts. For example, selenium, chromium, cobalt, molybdenum, manganese, and iodine. Trace elements function primarily as catalyst in enzyme system. Trace element का primary function क्या है? It behave as a catalyst in enzyme systems. They also play a role in biological processes and serve as catalyst to engage redox oxidation and reduction mechanism. Trace elements are chemical elements that are present in human body in very small amounts, usually less than 0.1% by volume. They are also known as micro minerals. Here it is a small chart. It is for essential elements. What does these essential elements do in our body? For example, potassium, it helps muscles and nerves work properly by sending electrical signals between the cells. Sodium, muscle and nerve, blood pH regulation. Iron, needed to produce hemoglobin, a protein found in RBCs that carries oxygen to form lungs to the rest of the body. Calcium, bones and teeth, it forms and strengthens bones and teeth. Blood clotting, help body to make protein for make a clot to stop bleeding. Phosphorus,
bones and teeth, muscles and nerve, blood pH regulation. Zinc, immune and reproductive health. By seeing this, you can remember which essential elements needed in our body to function properly. Next is trace elements. For example, copper, RBC, blood vessels, nerve, immune system, and bones. Iron making hemoglobin, a protein in red blood cells. Cobalt, component of vitamin B12 and fundamental coenzyme of cell mitosis. Molybdenum to process proteins and genetic material like DNA. Selenium help to make DNA and protect against cell damage and infection. Chromium, it breakdown of fats and carbohydrates in the body. So these were the some trace elements and essential elements which are used in biological processes. Here we come to the end. Now we will see some of the questions. So first question is, which of the following elements has the electron negativity? Sodium, chlorine, oxygen and fluorine. So as we have studied that electronegativity increases when we move left to right across the period and decreases when we move down a group. So here when we see sodium, chlorine, oxygen and fluorine is here. So the correct answer will be fluorine. Next question is, which group of the periodic table contains elements known as alkaline earth metals? Answer is group 2. Group 1 is alkali metals. Group 2 is alkaline earth metals. Group 17 is halogens. And group 18 is inert gas, or we can say noble gases. Next question is, which of the following is a characteristics of Lewis acid? According to Lewis theory, how he defined the acid: donates a proton, accepts a proton, donates a pair of electron, accepts a pair of electron. So the answer will be accept a pair of electrons. Next is, what is the pH of neutral solution? 0, 7, 14, 10. Answer will be 7. It is approximate equal to 7. And for pure wet water, it is exactly equal to the 7 for pure water. Next question is, the species that donates a proton in a Bronsted-Lowry acid-base reaction is called the, according to Bronsted-Lowry acid-base reaction, which donates a proton. So the answer will be acid. Here we comes to the end of the lecture. It was the part 1 in which we covered some topics, some trends of the periodic table, acid and base, and essential and trace elements in the biological processes. So if you have any doubt, feel free to ask in the comment box. Don't forget to like and subscribe and turn on your notifications so that you can get daily updates of this channel. Thank you.